ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 4.9 और ये रोटेन टोमेटो पे 32% फ्रेश है। क्या हो अगर ये पृथ्वी हमारे रहने लायक बचे ही ना, या यूं कहें कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलनी ही बंद हो जाए। जिस तरह से ह्यूमन तरक्की की ओर बढ़ रहा है उसी तरह हमारी मदर नेचर बर्बादी की तरफ जा रही है। इन सब चीजों से हमें रूबरू कराती है ये मूवी। तो आइए आपको ले चलते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें अर्थ को दिखाया जाता है जो कि तबाही की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अर्थ खत्म हो रही होती है। अर्थ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इतनी कि ह्यूमंस को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने की जरूरत पड़ जाती है। ह्यूमंस हमेशा ऑक्सीजन मास्क पहनने रहते हैं। इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्रोनिक कॉर्प नाम की कंपनी बनाती है। आगे हमें इथन व्हाइट को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर है। वो क्रोनिकॉर्प कंपनी में एज ए वर्कर काम कर रहा होता है। वो और उसका फ्रेंड जूड क्रोनिकॉर्प के पावर सोर्स को ठीक कर रहे होते हैं कि उसी समय हमें इथन के हाथ पे एक बैंड दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जहां एक तरफ लोगों को जिंदा रखता है, वहीं दूसरी तरफ उसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से एक नई बीमारी फैलने लगती है जिससे लोगों की मौत तक हो जाती है। इथन की बीवी भी इसका शिकार हो जाती है। आगे क्रोनिकॉर्प की चीफ टेक्निकल ऑफिसर रेगिना जैक्सन इथन और जूड को अपने ऑफिस में बुलाती है और उन्हें बताती है कि जो हालात अर्थ के हैं उसके हिसाब से बहुत जल्द ही अर्थ से ह्यूमैनिटी का नामो निशान तक मिट जाएगा, जिसको बचाने के लिए इथन और जूड को टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। वो दोनों को एक लैब में लेके आती हैं जहाँ पे उन्हें टाइम मशीन क्रोनिकल्स को दिखाती है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि इथन के फादर रिचर्ड व्हाइट ने इन्वेंट किया होता है, जो कि क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। रेगिना उन्हें बताती है कि उन्होंने इस मशीन को टेस्ट करने के लिए कुछ रेडियो सिग्नल भेजे थे और करीब 400 साल बाद फ्यूचर से रेडियो सिग्नल रिसीव हुए हैं, जिससे पता चला है कि फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये सब सुन इथन को हैरानी होती है कि फ्यूचर में ऑक्सीजन कैसे हो सकता है और लोग तब तक कैसे जिंदा हो सकते हैं। रेगिना बताती है कि हो सकता है कि लोगों ने ऑक्सीजन के पेंडेमिक से लड़ने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया होगा, और ये भी बताती है कि फ्यूचर से इथन के लिए एक मैसेज भी आया है कि सेंड इथन व्हाइट, मतलब फ्यूचर से लोगों ने इथन को बुलाया था और रेगिना चाहती थी कि इथन वहां जाके पेंडेमिक का क्योर लेके वापस आए। लेकिन इस मिशन में लूप होल भी है, वो ये कि इथन फ्यूचर में जाने के बाद क्या करेगा, किससे मिलेगा, और उससे भी बड़ा कि वो टाइम ट्रैवल करके वापस प्रेजेंट में कैसे आएगा। इथन ये सब सुन काफी गुस्सा हो जाता है और वो मिशन के लिए मना करता है क्योंकि उसके फादर ने इस मशीन को बनाने के लिए अपनी पूरी लाइफ उसी मशीन पे दे दी, जिसकी वजह से उनके पास इथन के लिए कभी समय नहीं रहता। इथन अपने 8th बर्थडे का दिन याद करता है जब उसके पिता उसे एक बॉक्स गिफ्ट किया था जिसमें हाथ डालते ही उसके हाथ में एक बैंड आ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लड आने लगता है और रेड लाइट जलने लगती है। ये सब देख के इथन की मॉम उसे संभालती है और इसी इंसिडेंट के बाद उसके फादर उसे छोड़ के चले जाते हैं और कुछ समय के बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। इसी वजह से इथन वो सारी चीजें दोबारा नहीं करना चाहता और उसकी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं होती है। घर जाने पर जब इथन की बीवी को पता चलता है तो वो इथन को समझाती है। जूड भी इथन को समझाता है कि वहां जाने से उसे क्योर मिल सकता है और अर्थ बेहतर हो सकता है और उसकी बीवी भी ठीक हो सकती है। यही सब सोच के इथन फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। टाइम ट्रैवल करके इथन फ्यूचर में चला जाता है, जहां जाने के बाद उसे चारों तरफ केवल हरियाली ही दिखाई देती है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं, जिसे देख इथन को पता चलता है कि वाकई फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आगे बढ़ने पे इथन को एक बंकर मिलता है जिसके बाहर उसे एक स्केलेटन मिलता है। उस स्केलेटन को ध्यान से देखने पे इथन को पता चलता है कि उस आदमी के सर पे गोली मारी गई है। उस स्केलेटन के सूट के नेम टैग पे इथन व्हाइट का नाम होता है। उसके हाथ पे इथन की तरह ही एक बैंड लगा होता है, लेकिन इसमें ग्रीन लाइट जल रही होती है, जिसे देख इथन कंफर्म हो जाता है कि वो उसकी ही बॉडी है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है। इथन को उस बॉडी के पास एक हैंड कंप्यूटर मिलता है जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले करने पे इथन को पता चलता है कि वहाँ पे इथन के अलावा और भी कोई था और उसी आदमी ने इथन को शूट कर दिया। फिर इथन उस कंप्यूटर को चार्ज करता है और कहीं का सिग्नल मिलने पे उस तरफ बढ़ जाता है। रात होने पे इथन आग जलाता है, कुछ बेरीज खाता है जो कि पॉइजनस होता है और धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। मौसम भी बदलने लगता है और आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है, जिसकी वजह से इथन की हालत और भी खराब हो जाती है। तभी वहाँ कोई आता है और इथन की बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देता है। इथन के होश आने पे हमें दिखाया जाता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जूड होता है। जूड बताता है कि क्रॉनिकल्स में उसकी लाइफ रीडिंग गिर रही थी, जिसकी वजह से जूड इथन को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ गया। फिर दोनों उस कंप्यूटर में मिलने वाले सिग्नल की तरफ बढ़ जाते हैं
उन्हें एक डिवाइस मिलता है जो कि ईथन को स्कैन करने के बाद एक डोर खोलता है और वो क्रॉनिकल्स लैब में आ जाते हैं। वहां आने के बाद ईथन के बैंड से ब्लड निकलने लगता है और उसका ब्लड स्कैन करते ही उस रूम की सारी मशीन चलने लगती है। मतलब ईथन के हाथ का बैंड एक डीएनए एनालाइजर होता है जो कि एक तरह से क्रॉनिकल्स की चाबी होती है। दोनों खुश हो जाते हैं कि उन्हें वापस जाने का रास्ता मिल चुका है, लेकिन साथ ही परेशान भी हो जाते हैं कि उन्हें वहाँ कोई क्योर देने वाला नहीं मिलता। ईथन मशीन को ऑन करने की कोशिश करता है। उसके फादर का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन वीडियो सामने आ जाता है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जूड के पास एक गन है, क्योंकि कुछ आवाज होने पे जूड गन लेकर अलर्ट हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि ईथन के फादर ने गॉड्स पार्टिकल के हेल्प से एक टाइम मशीन यानी कि क्रॉनिकल्स बनाई, जिसका काम अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करना था और उसे ब्रेथेबल बनाना था फ्यूचर में, और इस प्योर डाटा को पास्ट में भेजना था। आगे रिचर्ड व्हाइट ने जब ये मशीन बनाई तब वो उसके थ्रू फ्यूचर में सिग्नल भेजते हैं और एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करते हैं कि तभी उन्हें फ्यूचर से मैसेज आता है कि सेंड ईथन व्हाइट। ये देख रिचर्ड शॉक हो जाता है कि फ्यूचर के लोगों को ईथन क्यों चाहिए। तभी पावर फेलियर हो जाता है और ईथन पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे अभी तक कोई क्योर नहीं मिला था। जूड उसे संभालता है और वो दोनों क्रॉनिकल्स के पावर सोर्स को रिपेयर करते हैं। उस लैब से बाहर आने पे वो देखते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग सरवाइव नहीं कर पाए और वहाँ सबकी स्केलेटन पड़ी हुई होती है। ईथन को वहाँ अपने वाइफ का भी कुछ सामान मिलता है। ये सब देख ईथन को शौक लग जाता है कि उसका मिशन फेल हो गया और वो क्योर नहीं ढूंढता। वो बिल्कुल हारा हुआ महसूस करने लगता है। जूड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन के ना सुनने पे वो उसे गन पॉइंट पे रख के न्यूक्लियर पावर सोर्स की तरफ चलने को कहता है। ये देख ईथन समझ जाता है कि शायद उसे शूट करने वाला जूड ही है और वो उसे कंप्यूटर की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाता है। जूड ये सब सुन हैरान हो जाता है क्योंकि वो ईथन को अपने छोटे भाई की तरह मानता था, लेकिन वो ईथन की वजह से इरिटेट भी हो चुका था। इसके बाद वो दोनों न्यूक्लियर पावर सोर्स की तरफ निकल जाते हैं। दोनों लोग मिलकर उस न्यूक्लियर पावर सोर्स को ठीक करते हैं और वापस लैब में आ जाते हैं। लैब में आने के बाद ईथन दोबारा मशीन को चेक करने लगता है और जूड उसे मना करता है। जूड के बार बार मना करने पे ईथन उसे लॉक कर देता है और अपने पापा की लास्ट रिकॉर्डिंग देखता है और उससे पता चलता है और असल में उसका पूरा मिशन फेक था। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ करा धरा रिगिना का था। रिगिना चाहती थी कि वो और उसके कुछ साथी टाइम ट्रैवल करके इस पेंडेमिक से बच जाए। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड पूरे ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ईथन के बैंड को ही क्रॉनिकल्स की की बना दी। जब रिजिना को पता चलता है कि मशीन को एक साइड से भी यूज कर सकते हैं तो उसने रिचर्ड को मरवा दिया और जूड एज ए गार्डियन अपॉइंट किया ईथन को, ताकि जब ईथन बड़ा हो जाए तो उसे टाइम ट्रैवल करवा सके और क्रॉनिकल्स को ऑपरेट करवा सके, क्योंकि उसे ओपन करने की कीज तो ईथन के हाथ में थी। रिगिना ईथन और जूड दोनों को न्यूक्लियर पावर सोर्स में काम करवाती है क्योंकि वो जानती थी कि जब वो दोनों फ्यूचर में जाएंगे तो उन्हें वहाँ के न्यूक्लियर पावर सोर्स को ठीक करना पड़ेगा और ये पूरा लूप टाइमर के हिसाब से चलता है। उसके पूरा होते ही रिगिना अपने साथियों के साथ फ्यूचर में ट्रैवल करेगी और जूड ईथन को मार देगा। ये पूरा रिगिना का प्लान होता है। आगे दिखाया जाता है कि प्रेजेंट में रिगिना अपने साथियों के साथ पोर्टल खुलने का वेट कर रही होती है और दूसरी तरफ फ्यूचर में जूड और ईथन के बीच फाइट होने लगती है क्योंकि ईथन को सब पता चल चुका था। दोनों की आपस में झगड़ा हो जाती है। उन दोनों के बीच की बातचीत बिल्कुल उस कंप्यूटर की लास्ट रिकॉर्डिंग की तरह होती है। ईथन जूड को बदलने की कोशिश करता है। इन सब बात से परेशान होके जूड खुद को ही शूट कर देता है क्योंकि उसके अंदर ईथन की जान लेने की हिम्मत नहीं होती। वो उसे अपना छोटा भाई जो मानता था। इस टाइम लूप में चीजें अलग हो जाती है। ईथन की जगह जूड की मौत हो जाती है। तभी कंप्यूटर पे ईथन के फादर का मैसेज आता है जिसके रिप्लाई में प्रेजेंट का ईथन सेंड ईथन व्हाइट लिखता है, यानी कि जो भी हो रहा होता है वो एक टाइम लूप में चल रहा था। ईथन कसम खास में होता है कि वो फ्यूचर में जाए कि ना जाए क्योंकि उसे क्योर अभी तक नहीं मिला होता है। तभी रेगिना के पास यहाँ टाइम पोर्टल ओपन हो जाता है। तभी प्रेजेंट में रेगिना के पास टाइम पोर्टल ओपन हो जाता है और किसी का फ्यूचर से आने का सिग्नल मिलता है। रेगिना को लगता है कि ईथन वापस आ रहा है और उसे आते ही शूट कर देने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन उस मशीन से एक्सटिंक्ट हुए पेड़ पौधे आते हैं और मशीन
बंद हो जाती है। रिगिना ये सब देख के बहुत गुस्सा होती है, लेकिन सच में दोस्तों एटमॉस्फेयर को ब्रेथेबल बनाने का क्योर केवल पेड़ पौधे ही होते हैं। क्रोनिकॉर्प में मशीन का बंद होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी जांच गवर्नमेंट करती है और रिगिना को बंदी बना लिया जाता है। फ्यूचर से भेजे गए पौधों को गवर्नमेंट यूज करती है, उन्हें ग्रो करती है। ईथन की वाइफ को भी वो रेयर एक्सीडेंट प्लांट भेजा जाता है, जिससे उसे ऑक्सीजन मिलती है। प्रेजेंट में चेंज होने की वजह से फ्यूचर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ईथन के आसपास से सारे स्केलेटन गायब हो जाते हैं और वहाँ ह्यूमैनिटी एक बेहतर लाइफ जी रही होती है। और यहाँ पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।